स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट करा था वो था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। राइट स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स हैं ना, एनिमल्स ने बहुत सारे डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स इवॉल्व करे हैं फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड different types of organs for the removal of CO2 and for uptake of O2। तो CO2 को रिमूव करने के लिए और O2 को लेने के लिए बहुत तरह के ऑर्गन्स इवॉल्व करे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो गिल्स, राइट, स्किन, ट्रैकिया एंड लंग्स। ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं विच हैव बीन इवॉल्व्ड बाय द एनिमल्स सो दैट दे कैन रिस्पायर ईज़िली। सो हमने एक डिफरेंस अभी हम बात करेंगे कि जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स था वो कैसे था बेटा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो हर एक ऑर्गन है, हर एक पार्ट है प्लांट का, दैट इज़ रूट, स्टेम, लीफ, वो अलग खुद से इंडिविजुअली रिस्पायर करते थे। लेकिन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स दे रिस्पायर एज अ सिंगल यूनिट। सो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस as a single unit, right? एंड एनिमल्स ने मैंने अभी बताया कि इनमें डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स है फॉर रेस्पिरेशन, और ये डिपेंड करेगा कि उनका किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, तो एज अ नेम इंडिकेट्स एक्वाटिक है तो बेटा कहाँ पे रहेंगे? वाटर में। सो एनिमल लाइक फिश, राइट, दे लिव इन द वाटर एंड दे नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर। सो फिश दे यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर। राइट, और बेटा जो फिश होती है, सी अगर मैं दिखाऊँ आपको, फिश के बॉडी के ऊपर ये आपको गिल्स नजर आएंगे। सो फिश हैज गिल्स, दीज आर द गिल फिलामेंट्स। गिल फिलामेंट्स। सो हम बात करें रेस्पिरेशन इन फिश की, तो इन फिश गैसियस एक्सचेंज बेसिकली इट टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स। सो इन फिश गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, राइट। और गिल्स से जब रेस्पिरेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ब्रैकियल रेस्पिरेशन। और गिल्स कहाँ प्रेजेंट है? देखो, गिल्स दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हेड। एक इस साइड पे, एक दूसरी साइड पे उधर होगा। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द हेड एंड दे आर कवर्ड बाय द गिल कवर्स। तो ऊपर क्या होता है बेटा? गिल कवर होता है, उसको हम ऑपरकुलम बोलते हैं। वो कंपल्सरी नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। नाउ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या करती है फिश? सी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फिश टेक्स इन वाटर थ्रू द माउथ। तो अपने माउथ से फिश वाटर को अंदर लेगी, राइट, माउथ से अंदर लेके वो गिल्स के ऊपर से पास करेगी। जो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी वाटर में, तो वो कहाँ पे चली जाएगी? वो चली जाएगी गिल्स के पास। देखो, फिश ने वाटर को माउथ के थ्रू अंदर लिया और किसके ऊपर से पास करवाया? अपने गिल्स के ऊपर से पास करवाया। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वाटर में वो एक्सट्रैक्ट किसने कर ली? गिल्स ने। और वाटर को रिमूव कर दिया उसने
गिल स्लिट्स के थ्रू। बेटा यहाँ पे गिल स्लिट्स होते हैं, राइट। स्लिट्स मतलब जैसे पोर्स होते हैं, एक तरह की कट्स लगा लो, गिल स्लिट्स, राइट। तो वहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। सो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो ऑक्सीजन थी वो तो एब्जॉर्ब कर ली ब्लड ने, और वो सारे के सारे पार्ट्स तक पहुंच गई बॉडी के। एंड एट द सेम टाइम जो CO2 रिलीज़ हुई थी बेटा ब्लड में, वो कहाँ चली गई? येस, इट कम्स टू द गिल्स एंड इज़ एक्सपेल्ड इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो बाहर के वाटर में वो चली जाएगी। क्लियर? तो देखो मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में, वो माउथ के थ्रू फिश अंदर लेगी, लेने के बाद वो गिल्स के ऊपर उसको पास करवाएगी। पास कराने के बाद जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन थी, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी? उसके ब्लड में, ब्लड से उसके बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ में जाएगी, ऑर्गन्स में जाएगी, उसके सेल्स में जाएगी। और उसके ब्लड में प्रेजेंट CO2 जो उसने अपने ऑर्गन से कलेक्ट करी थी, वो कहाँ तक आएगी? गिल्स तक आएगी। और अल्टीमेटली CO2 जो है वो, जो वाटर है, जब वो गिल स्लिट से निकलेगा तो CO2 भी उसके साथ बाहर रिलीज़ हो जाएगी। और यही सेम पैटर्न भी कौन शो करता है बेटा? कौन शो करता है? प्रॉन्स, जिसको हम हिंदी में झींगे बोलते हैं, प्रॉन्स। सेम, राइट। बट मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है ना, राइट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्यों हाई होता है aquatic organisms का as compared to terrestrial organisms? Very important question. The rate of respiration is high in aquatic organisms than terrestrial organism. सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ हाई इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों है बेटा? वी नो दैट जो O2 है दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, बट सॉल्युबिलिटी जो है ना O2 की इन वाटर इज़ लेस, लो होती है। सो देयर इज़ नॉट मच ऑक्सीजन अवेलेबल टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंस O2 या solubility of O2 in water is low, so there is not much O2 available to aquatic organisms। तो उनके पास ज़्यादा O2 तो अवेलेबल होगी नहीं। और हमें ये भी पता है सिंस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड O2 इज़ फेयरली लो एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ O2 इन द एयर, क्योंकि देखो बेटा O2 जो है that dissolved in the water is less as compared to the O2 that is present in the air। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट क्या होता है बेटा? पर यूनिट टाइम। तो क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होती है, उनको बहुत ज़्यादा बार ब्रीदिंग करनी पड़ती है, सांस ज़्यादा बार लेनी पड़ती है पर यूनिट टाइम। मतलब 1 मिनट में उनको बहुत ज़्यादा बार सांस लेनी पड़ेगी ताकि उनकी ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, उनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो सके। सो dissolved oxygen is as fairly low as compared to the amount of O2 in the air. So the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than seen in terrestrial organism। terrestrial कौन से होते हैं? जो कहाँ पे रहते हैं बेटा? लैंड पे रहते हैं, राइट। सो बेटा वैसे बता दूँ, ये गिल्स जो होते हैं ना वो एक्सटर्नली विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं गिल्स, राइट। क्योंकि गिल्स दे आर कवर्ड बाय, कौन कवर करके रखते हैं इनको? उनको बोलते हैं गिल कवर। गिल कवर का एक और नाम क्या होता है? ऑपरक्यूलम, राइट। बट रेस्पिरेशन बेटा बिल्कुल सेम इस तरीके से होती है, प्रॉन में भी, इवन म्यूजल्स में भी। इनको हम शेल फिशेस बोलते हैं, म्यूजल्स, इनमें भी ऐसी ही होती है,
right? So this was about the respiration in the aquatic organisms. Clear? अब हम बात करेंगे respiration in terrestrial organisms. Respiration in terrestrial organisms. जैसे कि ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मस्किटो. तो इन सब में कैसे होगी बेटा? इनमें क्या होता है, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं. सो चाहे ग्रास होपर है, चाहे कॉकरोच है, चाहे हाउस फ्लाई, चाहे मस्किटो है बेटा, दे ऑल हैव टाइनी pores and a network of air tubes. Network of air tubes तो inside body होगा. Network of air tube inside the body and network of air tubes को क्या बोला जाता है बेटा? ट्रैकिए. known as ट्रैकिए. whereas जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं टाइनी पोर्स को? स्पाइरैकल्स. सो इनकी बॉडी के बाहर टाइनी पोर्स होते हैं, उनको स्पाइरैकल्स बोलते हैं. लेकिन इनकी बॉडी के बीच में नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिए. सो द होल सिस्टम इट फैसिलिटेट्स व्हाट? इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड इज नोन एज टेरेस्ट्रियल सिस्टम. राइट? सो द होल सिस्टम is known as tracheal system. Clear? तो ये था हमारे पास रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मस्किटो के बारे में. राइट? इसको मैं एक बार फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. सी इफ़ दिस इज़ स्पाइरैकल, सी ये देखो पोर अगर बॉडी के बाहर है, स्पाइरैकल, ये उसकी बॉडी की वॉल है. सी दिस इज़ द बॉडी वॉल. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ओपन आप देख रहे हो, दिस इज स्पाइरैकल. राइट? ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है बेटा, ये सारी ट्यूब है ट्रैकिया. मैंने सभी रिंग्स नहीं दिखाई हैं इसके ऊपर. ये नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स है अंदर. और ये मान लो इंसेक्ट की मसल है. दिस वन इज़ मसल. राइट? तो देखो अब यहाँ से एयर एंटर करेगी एंड डायरेक्टली एयर ट्यूब्स के थ्रू डायरेक्टली जा रही है उसके सेल तक. So this is how the air enters through spiracle and it moves to trachea. ट्रैकिया की बेटा आगे फाइन डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियोल. क्या बोलते हैं? ट्रैकियोल. So during breathing, oxygen of the air enters the spiracle and it reaches to each and every part of the body of the insect through trachea and the tracheoles, and CO2 produced during respiration is carried by trachea and tracheoles, right, to the outside of the body again via spiracles. अब हम बात करेंगे respiration in earthworm. Respiration in earthworm. बेटा जो अर्थवॉर्म होता है उसमें आपने नोट करा होगा, जो अर्थवॉर्म होता है उसकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है. राइट? जो उसकी स्किन होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है. राइट? बहुत थिन होती है, बहुत मॉइस्ट होती है और उसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है. सो इट्स स्किन इज़ मॉइस्ट, थिन एंड हैज़ रिच ब्लड सप्लाई. और उसके बॉडी पे इतनी ज़्यादा ब्लड रिच सप्लाई होती है उसकी स्किन पे कि उसका ब्लड जो होता है उसकी स्किन में इतनी जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायरेक्टली बेटा क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट. सो इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन. राइट? सो
Moist skin has rich blood supply, and that rich blood supply directly absorbs O2. Clear? And is transported to all the cells. And is transported to all the body cells. सिमिलरली बेटा कैसे होगा, CO2 उसकी बॉडी सेल से कहाँ जाएगी, ब्लड तक जाएगी, और ब्लड से स्किन के थ्रू बाहर, एंड CO2 इज एक्सपेल्ड आउट. CO2 is expelled out of the body into blood, and CO2 from cells लिखो, it's better. CO2 from cells is expelled out of the body through blood via moist skin. सिमिलरली जैसे O2 अंदर आई थी ना, वैसे ही इसकी CO2 जो उसके सेल्स ने प्रोड्यूस करी वो उसके ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर उसकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू बाहर. राइट. सो हम बात कर रहे थे बेटा अर्थवॉर्म की, क्योंकि अर्थवॉर्म की स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, बहुत रिचली स्प्रेड होते हैं विद ब्लड, और ये यूज़ करते हैं अपनी स्किन को फॉर रेस्पिरेशन. अगर स्किन को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. राइट. So cutaneous respiration is for the respiration by the skin. Right? तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे अर्थवॉर्म की. तो हमने किन किन की बात कर ली, अर्थवॉर्म की, ग्रास हॉपर की, हमने इसके अलावा फिश की बात कर ली. राइट. अब हम बात करते हैं दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग, dog, human. Right. So respiration in terrestrial organisms like frog, dog, cows, human. बेटा इनमें कैसे होता है, इनमें ब्रीदिंग जो होती है दैट इज ब्रीदिंग इंक्लूड्स इंस्पिरेशन and expiration. Beta inspiration is the taking in of O2. You are taking in of air. So air enters the lungs. Whereas expiration में क्या होगा, that air leaves the lungs. Right. और बेटा ये जो एनिमल्स हैं दे यूज़ लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन. राइट. सो व्हेन लंग्स आर यूज फॉर द रेस्पिरेशन द टर्म यूज्ड इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. क्या कहते हैं उसको हम, सी मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, पल्मोनरी वर्ड इज़ फॉर लंग्स. राइट. अब हम देखें अगर, तो बेटा देखो डिफ्यूज़न जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी प्रोसेस नहीं हो सकता. जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम में बेटा उनमें डिफ्यूज़न का प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में क्या होता है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है, या वॉल्यूम हमारा बहुत ज़्यादा है, और डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस होता है. अगर डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन अवेलेबल होना शुरू हो गई हमारी बॉडी को, तो आपको पता है बताऊं, हमारी बॉडी में 3 साल लग जाएंगे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पास करने के लिए फ्रॉम टो टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, या फ्रॉम बॉडी अपर बॉडी से टो तक जाने के लिए. नॉट टो से अपर बॉडी, बल्कि अपर बॉडी से टो तक जाने के लिए 3 साल लग जाएंगे. सो इट टेक्स 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज़ फ्रॉम लंग्स टू टोज. राइट. So very important question, why diffusion is not the respiratory process in multicellular organisms? Very important. Diffusion is not the respiratory process in multicellular organisms. Having large surface area
वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रीज़न क्या है इसका, बिकॉज डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस and it takes more time. It takes more time to make O2 available to all body cells, right? And it takes 3 years for a molecule of O2 to diffuse from human lungs to toes. Very very important, right? तो डिफ्यूज़न को बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं यूज़ कर सकते एज अ मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 को लंग से टो तक पहुंचने के लिए 3 साल लग जाएंगे, right? Now respiration in unicellular organisms. Right? Respiration जो है बेटा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कैसे होगी, बस वेरी इजी बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। सो रेस्पिरेशन इन सिंपल unicellular organism like amoeba occurs by diffusion through general body surface, right? तो जस्ट जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन हो जानी है। डिफ्यूजन वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो डिफ्यूजन जनरल बॉडी सरफेस और डिफ्यूजन थ्रू वी कैन कॉल है डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। एंड वी नो दैट अमीबा इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, राइट? अमीबा इज़ स्मॉल इन साइज, सो O2 स्प्रेड्स वेरी क्विकली। सिंगल सेल तो होता है, सो O2 स्प्रेड्स वेरी क्विकली इनटू द होल बॉडी, और साथ के साथ ही इसको यूज़ कर लेगा फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टू गेट एनर्जी, राइट? तो बेटा हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इसी में मैं बात करूँगी कुछ लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस। बेटा 9th क्लास में आपने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ी होगी, नाइडेरियंस पढ़े होंगे, राइट? ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। इनमें भी जो रेस्पिरेशन होती है ना या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, राइट? इनमें भी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, राइट? और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू तो होती है क्योंकि बेटा इनके जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं इन्वायरमेंट के, राइट? और जो भी इनके जो या तो ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में होते हैं तो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में वो इनके सेल्स तक डिफ्यूज़ कर जाती है और फूड की ऑक्सीडेशन हो जाती है और CO2 रिलीज़ हो जाती है बाय द सेम प्रोसेस। CO2 भी बाहर निकल जाएगी वाया द जनरल बॉडी सरफेस। सो दिस इज़ अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो हमने किस किस की बात करी है? रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, रेस्पिरेशन इन फिश, रेस्पिरेशन इन ग्रास हॉपर, कॉकरोच, बीज, बटरफ्लाईज, सब में सेम बाय ट्रैकियल, राइट? तो अमीबा और पैरामीशियम में कैसे होगी? वाया सेल सरफेस यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से। ट्रैकियल रेस्पिरेशन किस में होती है? इंसेक्ट्स में। गिल्स को क्या बोलते हैं? ब्रैकियल रेस्पिरेशन, वो फिश में होती है। फिश में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट? तो दिस वाज अबाउट अ टुडेज टॉपिक। कल हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।